नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब राजनीति में डेटा एनालिटिक्स का बहुत महत्व हो गया है। सभी पार्टियों के पास विधानसभावार डेटा होते हैं, जातियों की संख्याएं होती हैं और उनको लेकर रणनीति बनाई जाती है। और समाजवादी पार्टी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसने अपने इंटरनल सर्वे के बाद टिकट वितरण की रणनीति फाइनल कर दी है। और इस टिकट वितरण सीटों पर रणनीति बनाने के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आ रही है कि क्या 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी अपने फैजाबाद मॉडल पर काम करने जा रही है। जी हाँ, अब फैजाबाद मॉडल है क्या? फैजाबाद मॉडल वही है कि जिसके लिए ये पूरी भारत में चर्चा में आ गई फैजाबाद सीट, जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने एक दलित प्रत्याशी अवधेश प्रसाद, जो कि पासी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको फैजाबाद से लड़ाया और वो चुनाव जीत गए। अब कहा यह जा रहा है कि इस फार्मूले को समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर लागू कर सकती है। बड़े पैमाने पर कितने बड़े पैमाने पर? अगर मौजूदा विधानसभा को देखें तो 403 सीटों में 86 सीटें रिजर्व हैं, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं और 2 सीटें शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। मतलब इन 86 सीटों के अतिरिक्त समाजवादी पार्टी सोच रही है कि वो सामान्य सीटें, जिन पर आमतौर पर सामान्य वर्ग के या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, उन सीटों पर भी दलित वर्ग के प्रत्याशियों को लड़ा सकती है। लोकसभा चुनाव में उसने ये फार्मूला अपनाया था। लोकसभा चुनाव में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ये प्रयोग किया था। एक फैजाबाद की सीट पर, जो कि अयोध्या राम मंदिर की वजह से बहुत चर्चित रहती है, और दूसरा मेरठ की सीट पर। फैजाबाद में अवधेश प्रसाद चुनाव लड़े थे, वहाँ से चुनाव जीत गए वो, और फिर वो चर्चा का विषय बन गया कि भारतीय जनता पार्टी तो राम मंदिर वाली ही सीट पे चुनाव हार गई। और मेरठ में योगेश वर्मा, जो एक समय बसपा के कद्दावर हुआ करते थे, इस समय समाजवादी पार्टी में आ गए थे, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा चुनाव लड़ी थी, जाटो बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और मेरठ काफ़ी पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, वहाँ से भाजपा ही जीती अंत में। वहाँ पर राम का किरदार निभाने वाले रामायण सीरियल में अरुण गोविल जीते, लेकिन जिस तरह से सुनीता वर्मा लड़ी, योगेश वर्मा की पत्नी, 9000 वोटों के अंतर से, महज कुछ 9000 कुछ ज़्यादा के वोटों के अंतर से अरुण गोविल चुनाव जीत पाए। उसके बाद समाजवादी पार्टी का ये कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप हुआ है कि वो दलित वर्ग में क्या इस फार्मूले के तहत सेंध लगा सकती है। अब इंटरनल सर्वे हुए हैं, कांग्रेस से गठबंधन की बात चल रही है, और इन्हीं सब बातचीतों के बीच में कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। उसमें ये भी निकल कर आया है कि फैजाबाद मॉडल, यानी कि सामान्य सीटों पर दलितों को टिकट देने की समाजवादी पार्टी की रणनीति विधानसभा चुनाव में भी जारी रह सकती है। कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ऐसी सीटें 40 से 45 भी हो सकती हैं। अभी थोड़ी ये संख्या ज़्यादा लगती है कि अगर आप 86 रिजर्व सीट निकाल देंगे तो 40-45 सीटों पर भी दलित लड़ेंगे, तो फिर एक बड़ी संख्या हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी, जो कि मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग की राजनीति करती है, वो उनको कहाँ पर एडजस्ट करेगी, उस समुदाय को कैसे जो है प्रतिनिधित्व देने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए करेगी, क्योंकि लोअर ओबीसी इस पर भी उसका बहुत जोर है। पाल, कश्यप, राजभर, लुनिया चौहान, ऐसी जातियों पर समाजवादी पार्टी जगह जगह अपने स्थानीय नेताओं के माध्यम से उनको पार्टियों में शामिल करा के बसपा के पुराने लोगों को लाकर कोशिश कर रही है। चर्चा है कि समाजवादी पार्टी 40 से 45 सीटों पर टिकट दे सकती है, और ये टिकट सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिए जा सकते हैं। इसकी एक वजह भी ये सामने आई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वजह सामने क्या आई है, वजह है ही कि अगर आप पश्चिम में जाएंगे, थोड़ा कोर पश्चिम में आते हैं, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और बुलंदशहर को भी रख सकते हैं, बुलंदशहर को थोड़ा छोड़ दीजिए, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर के इलाके में, तो जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक है यादव मुसलमान, उसमें मुसलमान तो रहता है, वो मुस्लिम सघन आबादी वाला इलाका तो है, लेकिन वहाँ पर यादव वोट बैंक वैसा नहीं है कि माई समीकरण वहाँ मिलकर कोई बहुत फॉर्मिडेबल फार्मूला बनाता हो। तो अब समाजवादी पार्टी के साथ पिछली बार यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सहूलियत थी कि किसान आंदोलन का वक्त था, वहाँ के किसानों की नाराज़गी थी, पश्चिम में ही असर कर रहा था किसान आंदोलन का जो भी था। जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल वाले जयंत चौधरी
समाजवादी पार्टी के साथ थे। और अखिलेश यादव, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव और जयंत साथ में हाईवे पर, जब दिल्ली दून हाईवे पर निकले थे, तब भीड़ कैसी थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि पूरे प्रदेश का माहौल जैसे बदल गया है। उन्होंने घंटों, जिस यात्रा को उनकी 4 घंटे में पूरा होना चाहिए था, उसे 6-6 घंटे लग जा रहे थे, 10-10 बज जा रहे थे दोनों नेताओं को। लेकिन इस बार तो जयंत भाजपा के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम सारे जाट लीडर हैं। तो पिछली बार जो जाट मुसलमान समीकरण मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी बना रही थी, अब जाहिर सी बात है कि जाटों का एक बड़ा चंक उससे जा सकता है। जयंत का अपना एक वोटर है और जयंत सक्रिय भी बहुत हैं, केवल अपने कोर इलाके में ही नहीं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत वाले, बल्कि वो मुरादाबाद, अमरोहा, संभल तक कोशिश कर रहे हैं। उसे उन्हें लाभ भी लाभ होगा और मुख्य लाभ ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन इलाकों में अच्छे से चुनाव लड़ती है और वो इन इलाकों में जयंत के सहारे और मजबूत हो जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी की रणनीति ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका मुस्लिम बहुल आबादी वाला इलाका है और मुसलमान कुछ इलाकों में ऐसे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अपने बलबूते, मुसलमानों के वोटों के बलबूते चुनाव जीतने की कुव्वत रखती है। और यही वो इलाका है जहां पर एक सघन दलित आबादी भी है। बसपा के मामसेफ वाले ज़माने से ही इस इलाके में जो अम्बेडकरवाद का एक बड़ा प्रभाव रहा है, बसपा से लोग जुड़े रहे हैं। बड़ी जाटो बिरादरी वाला इलाका है। मेरठ शहर, उसके आसपास के हिस्से, बिजनौर, सहारनपुर और लगभग ये जो इधर गाजियाबाद में भी अच्छी खासी जाटो आबादी है, ये हिस्सा है। इसमें समाजवादी पार्टी की रणनीति ये है कि यहाँ पर अब क्या किया जाए, कैसे वोट जोड़ा जाए। एक तरीका ये किया गया था, अभी दादरी में गुर्जर रैली की गई राजकुमार भाटी के नेतृत्व में, लेकिन गुर्जर नेता भाजपा के पास भी हैं, बल्कि एक यूँ कह लीजिए कि सुरेंद्र नागर, मलूक नागर, तमाम सारे जो गुर्जर दिग्गज हुआ करते थे भाजपा के साथ भी हैं। तो उस वोट बैंक पर कितना भरोसा किया जाए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गुर्जर वोटों पर समाजवादी पार्टी उतना ही भरोसा कर सकती है जितने उन्हें वो टिकट देगी। अगर वहाँ मजबूत प्रत्याशी लड़ेगा तो गुर्जर मुसलमान समीकरण बन सकता है। तो अब और वोट कहाँ से जोड़ा जाए। अब समाजवादी पार्टी पश्चिम में करेगी क्या। पश्चिम में एक बीएसपी की एक समय बहुत मजबूत हुआ करती थी, क्योंकि जब बीएसपी मजबूत हुआ करती थी तो जाटो वोट प्लस मुसलमान वोट होकर उसे इस इलाके में बहुत ताकतवर बना देता था। बहुजन समाजवादी पार्टी कमज़ोर हुई है, उसके मतदाता भी उससे थोड़ा छिटक रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी तो नहीं जीतती हुई दिख रही है, तो वो कोई दूसरा विकल्प ढूंढते हैं। विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद भी जो उभरे हैं, आज़ाद समाज पार्टी वाले, और इस इलाके में बहुत एक्टिव हैं। सत्ता परिवर्तन रैली में भी उन्होंने मुजफ्फरनगर, शामली में और मेरठ तक पहुँचे और वहाँ उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और वो भी अपने समीकरण नगीना का चुनाव जीतने के बाद जुटा रहे हैं और एक तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि बसपा जो जगह पश्चिम में खाली कर रही है, बात वो पूरे प्रदेश के करते हैं, लेकिन पश्चिम में जो जगह बसपा का वोटर खाली कर रहा है उसे किसी तरह से भर दें। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात चलती है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी इस गठबंधन में आ जाएगी, अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं मिलते हैं। अखिलेश यादव चंद्रशेखर की बहुत जमती नहीं है और इशारों में अखिलेश तो नहीं बोलते हैं, लेकिन चंद्रशेखर इसका इशारा भी देते हैं। तो अब ये तरकीब ये निकाली जा रही है कि कांग्रेस के मार्फत, कांग्रेस के कुछ इमरान मसूद जैसे नेताओं के करीबी हैं और उनके मार्फत कुछ अगर तुक बैठ गया तो एएसपी आज़ाद समाज पार्टी के साथ सपा का गठबंधन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर समाजवादी पार्टी की रणनीति यही होगी कि यहाँ पर अधिक से अधिक दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए और दलित उम्मीदवारों में भी इस इलाके में जाटो उम्मीदवार तलाशे जा रहे हैं। और जाटो उम्मीदवारों को तलाशने के लिए जो पुराने बसपाई हैं, जैसे योगेश वर्मा, जिनका जिक्र हमने किया था कि उनकी पत्नी मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और अच्छा चुनाव लड़ी थी, महज 9,000 वोटों के अंतर से हारी है। वही सीट थी जहां सामान्य सीट पर कोई दलित वर्ग की प्रत्याशी लड़ रही थी। तो उनके मार्फत चंद्रशेखर ने यह घोषणा की है कि वो हस्तिनापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि हस्तिनापुर सुरक्षित सीट है और योगेश वर्मा ने उसका जवाब भी दिया है। और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, पश्चिम की राजनीति पर पकड़ रखने वाले लोग मानते हैं योगेश वर्मा एक समय बसपा की सरकार में बहुत पावरफुल, बड़े ताकतवर हुआ करते थे, कि आज भी योगेश वर्मा जाटवों के चंद्रशेखर आज़ाद से बड़े लीडर हैं। बाकी बहन जी का तो अपना एक कल्ट है ही है उस समुदाय में। अगर बहन जी वहाँ पर बहुत मजबूती से नहीं लड़ेंगी और जाटो बिरादरी कोई दूसरा विकल्प देखेगी,
ऐसे में सपा ये कोशिश कर सकती है कि वहाँ पर कुछ सीटों पर जाटों प्रत्याशी सामान्य सीटों पर लड़ा दिए जाएं, जहाँ पर मुस्लिम वोट उसके साथ आ जाएगा, जाटो वोट आ जाएगा, कुछ सपा का वोट आ जाएगा। अगर गुर्जरों, कुछ नेताओं की वजह से गुर्जरों का वोट आया तो वहाँ पर विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस बेस्ट यूपी पर है। बाकी जो अवध की एक पासी बिरादरी वाली पट्टी है, और पिछले 2022 के चुनाव में भी कौशाम्बी, चायल, इन इलाकों में सपा को जो सफलता मिली थी उसमें भी पासी बिरादरी का काफ़ी रोल माना जाता है। यहाँ पर भी सीटें तय की जा रही हैं कि सुरक्षित सीटों के अलावा ऐसी कौन सी सीटें हो सकती हैं जहाँ पर पासी बिरादरी के उम्मीदवार व किसी अन्य दलित बिरादरी के उम्मीदवारों की ठीक ठाक संख्या है, और उसको टिकट दिया जाए सामान्य सीट पर, जहाँ पर यादव प्लस मुस्लिम प्लस वो बिरादरी और जो लोअर ओबीसीज की कुछ वोट जोड़कर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना लिया जाए। तो 40-45 सीटों का समीकरण तय किया जा रहा है। पूर्वांचल में इस पर फोकस कम है, क्योंकि पूर्वांचल में 2022 में भी अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो सपा का प्रदर्शन बेहतर रहा था। आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर वाले इलाके उस पर वो मजबूत पैठ रखती है, और उस इलाके में उसका फोकस यही है कि वो ज़्यादातर पिछड़े वर्ग पर जाए और वहाँ पर भी लोअर ओबीसीज पर जाए। यानी कि हो सकता है कि अगले चुनाव में, अभी तो ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस से गठबंधन हुआ तो सपा की ओर से ये कहा गया है कि आपको 70 सीटें मिलेंगी। एक मोटी मोटी बात ये भी कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने ये साफ कर दिया है अखिलेश यादव के सामने कि हमको कम से कम किसी भी गठबंधन में जाएं 345 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। 345 से कम सीटों का मतलब हुआ 57-58 सीटें बढ़ती हैं। मान लीजिए इससे आंकड़ा थोड़ा गिरता है, 325 तक समाजवादी पार्टी लड़ती है तो ये 70 सीटें कांग्रेस के साथ जा सकती हैं। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी और दूसरी पार्टियों का एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल लगेगा, या फिर कांग्रेस उनको अपने कोटे से एडजस्ट करेगी, इस तरह की बात हो सकती है। और अगर एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो ये फैजाबाद मॉडल जो अवधेश प्रसाद को सामान्य सीट पे लड़ाया गया, उनको जिताया गया और उससे एक बड़ी मैसेजिंग हुई। मेरठ में सुनीता वर्मा बहुत अच्छा चुनाव लड़ी, ये आप विधानसभा चुनाव में भी देख सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के इंटरनल सर्वे और इस पे बाद इस पर बहुत चर्चा हो सकती है। सीटों की संख्या ठीक ठीक 42-45 ही हो, ये नहीं हो, लेकिन इसका मतलब है कि कुछ न कुछ सीटों पर, और ये आंकड़ा दहाई से ज़्यादा होगा, और लोग कहते हैं 20 के आसपास हो सकता है, 40 तो ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे नेता 40 का भी दावा कर सके हैं। लेकिन अगर 25 सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस बार 100 से ज़्यादा दलित लड़ने वाले हैं। क्या वो फैजाबाद मॉडल, पीडीए मॉडल में अपने फैजाबाद मॉडल को इस तरह एडजस्ट कर रही है लोकसभा चुनाव के उत्साह से? तो हो सकता है कि अगले चुनाव फिलहाल ये देखने को मिले। अब इसमें आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी इन दलित वोटों की मजबूत दावेदार हैं, और भाजपा को भी उसकी लोक लुभावन स्कीमों के कारण और बहुत सारे जैसे वाल्मीकि समुदाय का वोट पश्चिम में भी माना जाता है कि वो बड़ी संख्या में भाजपा की ओर चला जाता है, भाजपा का अपना वोटर है। तो इन सारे तुकों के बीच में, समीकरणों के बीच में समाजवादी पार्टी फिलहाल रणनीति बना रही है। रणनीति रंग कितना लाएगी, कितने दलितों को सामान्य सीटों पर टिकट मिलेगा, ये तो सभी चुनाव में जब लिस्टें फाइनल होगी तभी सामने आएगा। लेकिन ये रणनीति रंग कितना लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी पार्टियां इस रणनीति की क्या खोज काट निकालेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। कल फिर किसी नए मुद्दे, किसी नए विश्लेषण के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए बोले भारत। अपनी राय से अवगत कराइए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।